गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम प्राय देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम अनेक प्रकार के रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, फिर भी हम आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते या फिर रोगाणुओं से सुरक्षित बच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण है कि हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार का तंत्र पाया जाता है जो संपर्क में आए रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो मानव शरीर के संपर्क में आए अनेक रोगाणुओं को नष्ट करने वाला तंत्र है वो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। अर्थात रोगाणुओं के प्रविष्ट होने के बाद भी हमारा शरीर है वो रोगों से सुरक्षित बच जाता है। ये क्षमता जो हमारे शरीर में होती है ये क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रतिरोधक क्षमता किसी व्यक्ति विशेष की उच्च हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की निम्न हो सकती है। तो सामान्य सी भाषा में हम यूँ कहें कि शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो हमारे को रोगाणुओं से बचाता है, रोगग्रस्त होने से बचाता है, वो प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षित रोगाणुओं से सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। या यूं भी कह सकते हैं शरीर में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता जो हमें रोगग्रस्त होने से बचाती है प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो अपने शरीर में कुछ इस प्रकार का तंत्र पाया जाता है या क्रिया पाई जाती है जो हमें रोगग्रस्त होने से बचाती है। अब विज्ञान की जिस शाखा में इस रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे संबंधित क्रिया का अध्ययन करते हैं उस शाखा को प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी कि प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित जो शब्द निकल कर आता है प्रतिरक्षी विज्ञान। तो इसकी परिभाषा हम सामान्य भाषा में दे सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें
रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिक्रिया व इससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो शाखा प्रतिरक्षी विज्ञान कहलाती है। प्रतिरक्षी विज्ञान में रोगाणुओं के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया है, क्रिया है, साथ ही इस क्रिया से संबंधित जितने भी प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हैं। तो सामान्य सी भाषा में हमने लिया कि शरीर में ऐसी क्षमता होती है जो रोगग्रस्त होने से बचाने का कार्य करती है। अब हम लेते हैं कि प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की होती है और किस किस तरीके से हमें प्राप्त होती है। देखिए, प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की ऐसी क्षमता जो हमारे को अपने जन्म से ही प्राप्त होती है, जन्म से ही हमें मिल जाती है, वो वाली स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। दूसरी, जन्म लेने के बाद में हम किसी न किसी तरीके से उसको अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो वाली प्रतिरक्षा है उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो मुख्यतया देखा जाए तो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक अथवा जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। बाद में आगे भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा है वो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा हो सकती है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा हो सकती है। तो प्रतिरक्षा के प्रकारों को हम रेखाचित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। तो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। हम लें स्वाभाविक प्रतिरक्षा। देखिए, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उसको अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसका अन्य नाम है वो जन्मजात प्रतिरक्षा। ये वाली प्रतिरक्षा है या रोगों से लड़ने की क्षमता है हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, और इस प्रक्रिया में जब हम किसी रोगाणु के संपर्क में आते हैं तो हमें यहाँ रोगग्रस्त होने से ये बचाने का कार्य करती है।
स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत कई प्रकार की रुकावट या अवरोध होते हैं जो रोग कारकों को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, जिससे हम रोगग्रस्त नहीं होते, या फिर वो रोगाणु अपने उन अवरोधकों के संपर्क में आते हैं तो उनको बलपूर्वक नष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो जन्म से हमें प्राप्त हो रही है वो वाली प्रतिरक्षा है जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहलाती है, जिसमें अनेकों प्रकार के अवरोध होते हैं। इन अवरोधकों में हम देखें तो जैसे सबसे पहले हम अवरोधक देखें तो यहाँ भौतिक अवरोध, कहने का तात्पर्य है स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने हेतु जो बाधाएं, जो रुकावट आती है वो ही अवरोधक कहलाती हैं। और इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो अवरोधक या बाधाएं आती हैं वो बाधाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं या 4 टाइप की होती है। उनमें सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध के अंतर्गत हम बात करें अपने शरीर के विभिन्न जो अंग हैं, संरचनाएं हैं, उनमें कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित हो जाती हैं जो रोग कारकों को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। तो उन विशिष्ट संरचनाओं को भौतिक अवरोध कहते हैं। जैसे हम लें कि त्वचा है, त्वचा आसानी से रोग कारकों को अपने शरीर के भीतर नहीं जाने देती। अगर हम कल्पना करें कि अपने शरीर के ऊपर त्वचा का आवरण नहीं होता तो हम असंख्य विषाणु हैं, जीवाणु हैं, अन्य रोग कारक हैं, उनके सीधे संपर्क में आते और वो रोग कारक अपने शरीर में प्रवेश करके हमें संक्रमित कर देते। तो त्वचा का जो अपने शरीर के ऊपर आवरण पाया जा रहा है वो आवरण रोग कारकों को आसानी से अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। ये त्वचा का आवरण है हमें जन्म से ही प्राप्त होता है, इसलिए ये जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है और ये एक प्रकार का भौतिक अवरोध है। ऐसे ही और लेना चाहें तो नासा छिद्र है। नासा छिद्र में रोम स्थित होते हैं जो श्वसन क्रिया के साथ ग्रहण या अंदर प्रवेश, मिट्टी धूल के कण हैं, अन्य रोग कारक है, उनको अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकने का कार्य करते हैं। अर्थात वायु है उसको फिल्टर कर देते हैं जिससे रोग कारक अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हम रोगग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसमें ऐसी संरचनाएं उपस्थित हो जाती हैं, रोमो जैसी, पक्षमाभ, कशाभ जैसी, जो रोग कारकों को रोकने का कार्य करती है, उनमें अवरोध उत्पन्न करती हैं, बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ये सब भौतिक अवरोध आते हैं। तो भौतिक अवरोध के अंतर्गत लें तो जैसे त्वचा है अवरोधक की भांति कार्य करती है, ऐसे ही नासिका छिद्र है, अन्य अंग हैं उसमें कशाभ, पक्षमाभ, ये अवरोधक की तरह कार्य करते हैं। तो ये था भौतिक अवरोध। दूसरा अवरोध या बाधाएं हम लें तो रासायनिक अवरोध। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अवरोध में हम बात करें तो अपने शरीर
के विभिन्न अंगों के द्वारा ऐसी कार्य की जाती है कि उनसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वो उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ ही अपने शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, उनके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो उन पदार्थों को ही रासायनिक अवरोध कहा जाता है। जैसे पूर्व की क्लासों में भी हमने लिया है कि अपने पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल का एक अंग है आमाशय। आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित किया जाता है, जो भोजन के साथ जाने अनजाने में अंतर्गहित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए HCl का श्रावण नहीं होता आमाशय के द्वारा, तो हम सीधे ही रोग कारकों के संपर्क में आ जाते और रोगग्रस्त हो जाते। परंतु यहाँ शरीर की कार्यकी के द्वारा रासायनिक पदार्थ उत्पन्न किया गया जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने शरीर की कार्यकी के द्वारा बनाए जाते हैं और रोगाणुओं से बचाने का कार्य करते हैं, तो वो वाले रासायनिक पदार्थ हैं रासायनिक अवरोध के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण जैसे आमाशय द्वारा स्रावित HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो रोग कारकों को नष्ट करने का कार्य करता है। ऐसे ही मादा जनन तंत्र का एक भाग योनि या वेजाइना के द्वारा भी अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ का स्राव किया जाता है, जो विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और लें तो त्वचा पर पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक तत्व हैं, दैहिक तरल पदार्थ हैं। दैहिक तरल पदार्थों में जैसे पसीना है, अश्रु है, आंसू, लार है। ये भी ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो रोगाणुओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो इनको रासायनिक अवरोध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सब हमें जन्म से ही मिले होते हैं, इसलिए ये रासायनिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत अवरोधक का कार्य करते हैं। अन्य वाले में हम अवरोधक में लें थर्ड कोशिका अवरोध। देखिए, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के इस अवरोधक में अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करने का या उन्हें भक्षित करने का, खाने का कार्य करती हैं। तो किसी न किसी तरीके से ये रोगाणुओं को अपने शरीर में इंटर करने से या प्रवेश करने से रोकती है, इसलिए ये कोशिकाएं कोशिकीय अवरोध कहलाती हैं। और सामान्यतया हम देखें
या अध्ययन करें तो इस प्रकार की कोशिकाएं अपने रक्त के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, जो विभिन्न रोग कारकों को बख्शित करके अपने शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाने का कार्य करती हैं। तो इन वाली कोशिकाओं के अवरोध को कोशिकीय अवरोध कहते हैं, जिसमें अपने शरीर में पाई जाने वाली WBC श्वेताणु या श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे महाभक्षकाणु, मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल्स, ये सब WBC के प्रकार हैं, या जिसको उदासीन रंजी भी कहते हैं। मोनोसाइट है, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी न किसी तरीके से रोगों को या रोग कारकों को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकती है या प्रवेश करने के बाद में उनको नष्ट करने का कार्य करती है। अन्य अवरोधक में लें ज्वर या बुखार, व सूजन, ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जो रोग संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने का कार्य करती हैं। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमने लिया कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो हमें जन्म से ही मिली हुई होती है। इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो रोग कारक होते हैं उनको शरीर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के अवरोधक उपस्थित हो जाते हैं जो रोग कारकों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। उन अवरोधकों को 4 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें हमने अध्ययन किया भौतिक अवरोध आ रहा था, रासायनिक अवरोध आ रहा था, कोशिकीय अवरोध आ रहा था। ऐसे ही ज्वर व सूजन है वो भी अवरोधक का कार्य करती है। ये तो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा। इसके बाद में प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है वो उपार्जित प्रतिरक्षा। इसे अर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा है हमें जन्म लेने के बाद में प्राप्त होती है। इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत जब हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोग कारक हैं, रोगाणु हैं, या जिनको हम एंटीजन प्रतिजन कह सकते हैं, उनके संपर्क में आता है, तब ये क्रियाशील हो जाती हैं और हमें रोगग्रस्त होने से बचाने का कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम जन्म के बाद में प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये प्रतिरक्षा है वो भी 2 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध स्वयं शरीर की कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियों का निर्माण होता रहता है, और ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी रोग कारकों को
एंटीजन को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। साथ ही ये प्रतिरक्षा है लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये वाली प्रतिरक्षा के अंतर्गत हम लेते हैं शरीर में निर्मित एंटीबॉडी है, वो एंटीजन को पहचान कर नष्ट करते हैं। ये तब क्रियाशील होती है जब रोग कारक, या जिसको एंटीजन भी कह सकते हैं, प्रतिजन भी कह सकते हैं, ये रोग कारक शरीर में प्रवेश करेगा तब ये क्रियाशील होगी, और क्रियाशील होकर लंबे समय तक शरीर में बने रहती है। तो ये तो थी सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। कहने का तात्पर्य था कि हमारा शरीर किसी एंटीजन के संपर्क में आता है तब अपने शरीर की कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया जाता है, और वही एंटीबॉडी हमें एंटीजन से बचाने का कार्य करती है और लंबे समय तक अपने शरीर में बनी रहती है। उस प्रतिरक्षा को सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसकी विशेषता है कि ये लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है, अर्थात ये दीर्घकालिक होती है। दूसरी प्रकार की जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा की हम बात करें तो इसमें जो एंटीजन होते हैं अपने शरीर के अंदर विशेष स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए बाहर से या किसी विधि से एंटीबॉडी को प्रवेश करवाया जाता है, और वो एंटीबॉडी अपने शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करने लग जाती है। यानी कि ये उस समय बनती है जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद में प्रतिरक्षा का कार्य होता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलती है। कहने का तात्पर्य है कि ये वाली अल्पकालिक होती है, जबकि हमने सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत लिया कि सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है वो शरीर में लंबे समय तक बनी होती है। निष्क्रिय की ओर लें तो यहाँ बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी है वो ली जाती है ताकि शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण हो सके और ये कार्य कर सके। जैसे इसके अंतर्गत हम ले उदाहरण के तौर पर डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया व टिटेनस है, उसके टीके हैं
वो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं और ये अल्पकालिक प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। तो ये था कि अपने शरीर में जो रोगाणु को नष्ट करने का जो तंत्र पाया जाता है, जो विधि पाई जाती है, वो तंत्र या विधि प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। प्रतिरक्षा को हमने जैसा आरेख से भी लिया है कि दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक स्वाभाविक थी और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा थी। तो ये तो थे प्रतिरक्षा के प्रकार। अब इसमें दो शब्द आए हैं, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रतिजन या एंटीजन। देखिए, ये बाहरी रोग कारक रोगाणु होते हैं जो प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं और शरीर में इनके प्रवेश करने से अनुक्रिया होती है, फलस्वरूप प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और वो एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया करके एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरा जो शब्द आया है वो है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। ये भी देखिए विशेष प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोब्युलिन होती है और इम्यूनोग्लोब्युलिन होने के कारण इसको IG से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी हम देखें तो इम्यूनोग्लोबिन में भी गामा इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी का कार्य करती है। तो ये थे एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। हालांकि हैं दोनों प्रोटीन ही, लेकिन एक रोग कारक की भांति कार्य करता है। दूसरी वाली जो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, IG होती है और उसमें भी गामा IG होती है। ये वाली एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। अब हम देखें एक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। प्रतिरक्षी को IG इम्यूनोग्लोब्युलिन से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी की आकृति है आकार, आकृति या आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। इसमें हम लें तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंतर्गत दो हल्की श्रृंखलाएं, जिनको लाइट चेन, व दो भारी श्रृंखलाएं, हेवी चेन होती है। इसलिए इसे H2L2 से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां H का मीन हेवी और L का मतलब लाइट। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिरक्षी है वो दो हल्की और दो भारी श्रृंखलाओं का द्विलक या डाइमर होता है। ये दोनों श्रृंखलाएं, भारी और हल्की श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फर बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। भारी व हल्की श्रृंखलाएं संरचना में हम लें तो हल्की श्रृंखला होती है, हल्की श्रृंखला में 220 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और भारी श्रृंखला के अंतर्गत 440 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये प्रतिरक्षी का सामान्य विवरण था। प्रतिरक्षी की संरचना को हम देखें तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंतर्गत देखिए कैसी इनकी आकृति दिखाई देती है।
डाई सल्फर बंध। ये एंटीजन के जुड़ने के लिए स्थान। ये हल्की श्रृंखला। भारी श्रृंखला। ये वाला शिरा कार्बोक्सिलिक भाग एमिनो वाला भाग। ये प्रतिरक्षी की सामान्य संरचना थी। प्रतिरक्षी में देखा जाए तो प्रतिरक्षी है या HL श्रृंखला है, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक अस्थिर भाग, यह भाग एंटीजन से क्रिया करता है और इसे NH2 सिरे की ओर होता है, इसे FAB कहते हैं। यानी कि ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा FAB कहलाता है, एंटीजन से क्रिया करने वाला होता है, अस्थिर होता है। दूसरा वाला भाग है स्थिर भाग कहलाता है, जो कार्बोक्सिलिक सिरे की ओर स्थित होता है और ये वाला स्थिर होता है। ये एंटीजन से क्रिया करके प्रतिरक्षी एंटीजन को निष्क्रिय करने का कार्य करती है।